हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। पेपर की आपकी स्कीम आ गई है और हम लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। आज आपको कम से कम 3 से 4 वीडियोस मिलने वाली हैं और कल तक हम लोग 7 की 8 यूनिट्स हैं सर आपके में, ठीक है। 8 की 8 यूनिट्स हम लोग कल तक समाप्त कर देंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो डे 2 है मेरे भाई आज, ठीक है। इसमें हमने लगभग 40 के करीब ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे हैं, बताते हैं आपको। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी माने बेग, ऑफ माने का की के, एन इलेक्ट्रॉन मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का बेग, इज 0.99 c है सर, ठीक। कितना है? 0.99 c। सर जी ये c क्या है? c फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल है सर, ठीक है। और कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ होती है भाई। विल बी इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी यानी ऊर्जा कितनी होगी? ई का मान आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए, यहां पे क्या दे रखा है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी बेग दे रखा है आपको 0.99 c, और आपसे कह रहा है व्हाट विल बी, किसकी वेलोसिटी है? इलेक्ट्रॉन की। तो फार्मूला आप क्या लगाना मेरे भाई? E बराबर mc², ठीक है। m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कितना होता है? 9.1 माइनस के कितना? 31। और c क्या है? यहां पर कह रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.99 c यहां रख के स्क्वायर कर देंगे। जब इसे हल करेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा कितना? 3.6 MeV। सर जी MeV क्या होता है? MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक MeV में होता है 1.6 × 10⁻⁻13 जूल सर, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी याद कर लो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आएगा सर, ठीक है। उसके बाद एट व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पर, किस वेग पर, द मास ऑफ अ पार्टिकल विल बी 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। पहले तो ये समझ लीजिए रेस्ट मास क्या होता है। जब कोई भी पार्टिकल रुका हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, विराम द्रव्यमान को m0 से लिखते हैं और द्रव्यमान को m से लिखते हैं मेरे भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। जब गति कर रहा है तब द्रव्यमान कितना है, रुका हुआ है तब द्रव्यमान कितना है। तो रेस्ट मास को m0 से लिखते हैं और डायनामिक मास यानी गतिक द्रव्यमान को m से लिखते हैं मेरे भाई। तो ये कह रहा है कि रेस्ट मास 3 गुना हो जाएगा इसके मास का, कितनी पे? तो इतनी वेलोसिटी पे मेरे भाई हो जाएगा। इसके लिए बहुत सरल तरीका होता है, एक फार्मूला होता है m बराबर m0, ठीक है सर। m बराबर m0 √1 माइनस का b² बटे में c²। क्या कह रहा है? रेस्ट मास इसका 3 गुना हो जाएगा। तो यहां पे इसका मान कितना रख देंगे? 3 हम रख देंगे। वेलोसिटी आपसे दे रखी है, c का मान प्रकाश की चाल रख लेंगे, v का मान आपसे पूछ रहा है। इस फार्मूले को हल करके ये आंसर निकल आएगा सर, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है? E बराबर mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc²। E माने एनर्जी, m माने द्रव्यमान, c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट सर, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? तो ये देखिए अभी जो हमने फार्मूला आपको बताया था यूज करने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, वो यहां पे लिख दिया। तो करेक्ट रिलेशन क्या है? m बराबर m0। m0 क्या है? रेस्ट मास है। m क्या है? द्रव्यमान यानी डायनामिक गतिक द्रव्यमान है, बटे में 1 - b² c प्रकाश की चाल है, v वो वेलोसिटी होगी जो आपसे पूछेगा या फिर जिससे बॉडी मूव कर रही है सर, ठीक है। अगर m के नहीं t की फॉर्म में लिखे तो क्या फार्मूला होता है? तो बटे में नहीं मल्टीप्लाई में होता है सर। डेल्टा t0 बराबर डेल्टा t इंटू में √1 - b² c²। अगर हम इसे उस फॉर्म में लिखें तो ये भी वही है मेरे भाई, क्या देखो इसे नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा? डेल्टा t बराबर डेल्टा t0 बटे में √1 - b² c²। ये देखिए m है तो m बराबर m0, t है तो t बराबर t0। तो ये रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है कौन सा रिलेशन ठीक है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे सर, ठीक है। इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E, यानी बॉडी की एनर्जी E है, इक्विवेलेंट टू इनर्शियल मास, तो इसका जो इनर्शियल मास है वो कितना होगा भाई? तो आपको पता होना चाहिए वही फार्मूला अपना एक क्या है बताओ? E बराबर m0 c² मास के, अगर इसे नीचे ले आए तो मास यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m0 बराबर क्या हो जाएगा? E/c²। तो m0 का मान होगा मेरे भाई E/c², ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है। E माने है यहाँ पर एनर्जी, m0 माने रेस्ट मास है, p माने मोमेंटम है। एनर्जी, रेस्ट मास और मोमेंटम के बीच में किसी पार्टिकल की एनर्जी E है, रेस्ट मास m0 है, मोमेंटम p है, तो इसके लिए एक रिलेशन पूछेगा। तो वो रिलेशन क्या है? E बराबर m0² c⁴ p² c⁴ 2 सर, ठीक है। इसका जब प्रूवमेंट हमने करवाया होगा, नहीं करवाया तो करवाएंगे सर, जो लोग कोर्स वगैरह में देख रहे होंगे, तो जब इसका प्रूवमेंट होता है तो बीच में ये इक्वेशन आती है, फिर इसी को हम लोग और सॉल्व करते हैं और हल करते हैं, तो E बराबर mc² तक पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो मेरे भाई 0 होता है। फोटोन क्या होता है सबको पता होगा,
प्लांक ने कहा जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों की फॉर्म में चलता है जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी इन्होंने बताई थी h न्यू। कितनी बताई थी? h न्यू। h न्यू का मतलब होता है फोटोन या फिर कहते हैं क्वांटा। और फोटोन का विराम द्रव्यमान कुछ नहीं, 0 होता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि फोटोन क्या है? फोटोन रेडिएशन तरंगों के रूप में चलता है और तरंगों में तरंग दैर्घ्य होती है, द्रव्यमान नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। What is the speed of a particle? किसी पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? Whose total energy is equal to twice its rest mass of energy। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है? स्पीड, यानी सरल भाषा में कहते हैं तो आपसे वेलोसिटी ही पूछ रहा है सर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? E बराबर mc² लगा दो सर। क्या कह रहा है? What is the speed of particle whose total energy, जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास, यानी द्रव्यमान की कितनी है? 2 गुनी है मेरे भाई। तो ये 2m0 इधर लिख लेंगे, बराबर लिख देंगे m0 c²। ये कैंसिल हो जाएगा, c का मान हल करके निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। चाहे तो c की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे b पूछ रहा है सर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाओगे आप? m बराबर m0 1/√b² माइनस का c² करके निकाल लेंगे। तो कितनी होगी? 0.866 c होगी भाई, ठीक है। c की फॉर्म में अगर निकालें और अगर पूरा हल कर देंगे भाई, e बराबर mc² में अगर एक c आपने छोड़ दिया तो इतना आएगा। पूरा हल कर देंगे तो कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है सर। A particle of mass m has a momentum equal to mc. What is the kinetic energy? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पार्टिकल है उसका संवेग, मोमेंटम क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान क्या है? m है, वेग क्या है? c है। तो भैया मोमेंटम क्या हो गया? mc हो गया। What is its kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा mc² होगी, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? E बराबर mc²। तो E मतलब क्या है? ऊर्जा ही तो है मेरे भाई। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा कोई हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई ऊर्जा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऊर्जा तो ऊर्जा है ना। तो mc² होगा। द रेस्ट मास, अब देखिए फिर मोमेंटम पूछ रहा है। अगर विराम द्रव्यमान m0 तो संवेग, मोमेंटम क्या मतलब? संवेग, सम प्लस वेग, द्रव्यमान के साथ में वेग, तो उसे क्या कहते हैं? मोमेंटम या संवेग। रेस्ट मास है तो m0 और c मतलब वेग, तो m0 इंटू c क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा सर, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? तो पहले ऊर्जा कितनी थी? m0 c²। जब रुके हुए थे तो विराम द्रव्यमान कितना होगा? m0 c², जो मेरे पहले की ऊर्जा है। चलना शुरू कर दिया तो द्रव्यमान कितना हो गया? m, तो ऊर्जा हो गई mc²। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? बढ़ोतरी कितनी हुई? तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। बाद mc² में से m0 c² घटाएंगे, c² कॉमन बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगी इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी सर, ठीक है। A particle of mass 1 kg is moving with velocity 0.8 c। अब देखिए यहां पर सर क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है, यानी पार्टिकल का द्रव्यमान कितना? m0 का मान 1 किलोग्राम दे रखा है सर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे रखी? b का मान 0.8 c दे रखा है। मास आपसे पूछ रहा है। फार्मूला हमने आपको बता ही दिया, m बराबर m0 बटे में √1 - b² बटे में c²। b का मान यहाँ रख दो, c प्रकाश की चाल है। पहले या तो स्क्वायर रखोगे, c² कैंसिल हो जाएगा। हल करेंगे, 1 किलोग्राम रख के 0.66 किलोग्राम आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। इसी फार्मूले से ये चल रहा है। अ क्यूब ऑफ लेंथ l, कोई क्यूब है, घन है, जिसकी लेंथ कितनी है? l, हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला मेरे भाई लेंथ का? तो l बराबर l³। m की फॉर्म में m बराबर m0 था, t की फॉर्म में t बराबर t0 था, लेकिन लेंथ की फॉर्म में जो है क्यूब टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी जो वॉल्यूम है, जरा समझना है यहाँ पे, वेलोसिटी विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 3 चीजें होंगी ना, तो l की पावर 3 बटे √1 - b² c² दिखेगा, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उस क्यूब को मूव करता हुआ। अ क्यूब ऑफ लेंथ l, लंबाई का क्यूब इज मूविंग अलोंग 1 ऑफ इट्स साइड, एक साइड से मूव कर रहा है। वेलोसिटी उसकी v है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल बी, जो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, एक एक्सिस पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, तो उसे क्या ऑब्जर्व होगा? तो उसे ऑब्जर्व होगा l³/1 √। क्यूब क्यों आएगा मेरा भाई? क्योंकि वॉल्यूम है सर, ठीक है। द मेजरमेंट, भुजा क्यूब होता है ना, तो आपने सुन रखा होगा घन का आयतन। द मेजरमेंट लेंथ ऑफ स्टिक विच इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर। देखो भैया, जब भी कभी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा किसी स्टिक की लंबाई या कुछ भी, तो उसे कम प्रतीत होगी, थोड़ी सी कम दिखाई देगी। तो यहाँ पे लिख दिया है लेस देन द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्टिक, ठीक है सर।
ज्यादा तो नहीं नाप सकती ना, ज्यादा कैसे नाप देगा, कम नाप सकता है गलती करके सर, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकता है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज जीरो। अगर बाई चांस मान लिया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर किसी का विराम द्रव्यमान जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब फोटोन की बात कर रहा भाई, और फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा फोटोन के लिए विराम द्रव्यमान कितना होता है, जीरो होता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी सर, ठीक है। अ फोटोन हैविंग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य इतनी है, मोमेंटम कितना होगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है, आपको पता होना चाहिए। लैम्डा बराबर फार्मूला होता है h/p, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी यानी p बराबर हो जाएगा h/λ। h का मान हो जाएगा 6.023 गुणे 10 की घात 23, ठीक है सर। और नीचे लैम्डा की बात करें तो इन्होंने दे रखा है कितना, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 7। इसे हल कर लेंगे तो आंसर मेरे भाई आ जाएगा 1.04 गुणे 10 की घात माइनस के 31। देखने में लग रहा है 7 नीचे माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 23 और 7 30 हो जाएंगे, थोड़ा बहुत काटेंगे पीटेंगे, 6 कम 6 बार जाएगा तो लगभग आंसर आएगा 1.104 गुणे 10 की घात माइनस के 31। द राइट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कनेक्ट्स द इनर्शियल फ्रेम्स, कल वाली यूनिट में हमने आपको बताया था जो इनर्शियल फ्रेम्स को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है सर, ठीक है। इफ फ्रेम s डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s इन x डायरेक्शन, यानी केवल x दिशा में कोई फ्रेम मूव कर रहा है। फ्रेम समझते हो क्या यार, जो हम लोग मानते नहीं x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो फ्रेम मान लिया उसे मूव कराया जा रहा है सर, ठीक है। अरे लो यार कैमरा लिया ऐसे करके मूव कराना शुरू कर, क्या दिक्कत है यार, बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर मान लिया हमने जो फ्रेम ही सेट कर रखा है वो ट्रक के ऊपर, अब ट्रक चल रहा है, उसके अंदर को मच्छर उड़ रहा है, आदमी बैठा हुआ, तो फ्रेम मूव कर रहा है, क्या दिक्कत है, केवल x एक्सिस में मूव कर रहा है। तो उसकी लॉरेंट इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो मूव कर रहा है सिर्फ उस पर फर्क पड़ेगा। x डैश बराबर गामा x माइनस वीटी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, बाकी y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, और टाइम पे भी फर्क पड़ेगा, t डैश बराबर गामा t माइनस का bx/c²। ये क्वेश्चंस हैं जिनका प्रूवमेंट भी होना चाहिए, लेकिन आप मल्टीपल पढ़ रहे हो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। अगर वो कह देता बाई एक्सिस के लिए मूव कर रहा है तो x डैश बराबर x लिख देते, बाई में से घटा देते सर, सीधी सी बात है। द राइट इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टाइम इज, टाइम के लिए क्या होती है मेरे भाई, तो सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है जो अभी यहां लिखा था, तो t डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर t इधर लिखोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, गामा t डैश प्लस bx डैश अपॉन c²। अगर बाई चांस t डैश का मान निकालते हैं तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, जो विकल्प में दे रखी हो, t डैश इधर होगा तो वहां माइनस चलेगा, t डैश इधर होगा तो प्लस चलेगा, t डैश इधर चल रहा होगा तो x डैश साथ में चलेगा, t चल रहा होगा तो x साथ में चलेगा, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो जो विकल्प में हो। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 4 डायमेंशन के लिए क्या होती है, तो भैया काई कह दो उसे, काई बराबर गामा इंटू काई, ठीक है सर, काई डैश बराबर, तो काई डैश क्या है मेरे भाई, फिर वही बता रहा है कि जो चेंज हुआ मान, नहीं जो एक ऑब्जर्व हो रही हैं चीजें, तो जब ऑब्जर्व करेंगे उस समय जो चेंज हो रही होंगी चीजें, वो चेंज क्या हो रही है उन्हें डैश से मानते हैं सर, ठीक है। द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज रिलेवेंट ओनली फॉर, न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है वो किसके लिए रिलेवेंट है, तो जहां पे वेलोसिटीज कम होंगी, पार्टिकल बड़े बड़े होंगे सर, ठीक है, इन सब के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम की है, बाकी लोगों के लिए काम की नहीं है सर, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन v/c, आपको पता है गैलीलियन वाले में वेलोसिटी चेंज होती रहती, v होती है और बहुत कम होती है, तो मेरे भाई लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा जब b/c का मान लगभग 0 होगा सर, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज इनवेरिएंट, यानी जो क्वांटिटी है बहुत कम होगी अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज, बहुत कम होगी कब, जब x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t², ये मान कभी भी नहीं बदलेगा। इनवेरिएंट का मतलब चेंज नहीं होगा सर, ठीक है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड फॉर, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन किस किस के लिए होता है, तो टाइम के लिए भी, स्पेस के लिए भी। आइंस्टीन ने ये बात बताई थी, स्पेस और टाइम दोनों एब्सोल्यूट है, कल हमने कल वाली यूनिट में इस पर बात करी थी सर, ठीक है। According to Lorentz transformation, two simultaneous events are not simultaneous while both events take place at different point, यानी अगर पॉइंट अलग अलग है और एक जैसे ही इवेंट है तब भी वो एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग हैं भाई। एक बात याद रखो इस तरीके से, जैसे अगर बाई चांस एक आदमी है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर, हम लोग ये कोचिंग है सर, ठीक है, तो ये कोचिंग कहाँ है, थोड़ा सा गलियों में, थोड़ा सा आउट एरिया में। अच्छा, हमें इसका फ़ायदा है क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं, सुकून से बैठते हैं, कोई कलेश नहीं है, कोई शोर नहीं है। अगर बैच छूट रहा है, 100 लोग भी निकलना है, 200 लोग भी निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे क्या सड़क पर दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक क्या हो, किसी बहुत बढ़िया हाईवे पे जगह हो,
उस हाईवे पे जगह क्या होगी, पता हाईवे आपने देखा होगा 1.5 करोड़ रुपए की, तो सेम प्रोसेस नहीं होगा भाई मेरे। और यहाँ पे हम लोग शहर के अंदर हैं, अभी हम लोग क्या करें, कहीं गाँव में ले जाएंगे उल्टी सीधी जगह पर, तो हो सकता है इसकी कीमत फिर कुछ ना रह जाए। अभी तुम्हारे लिए इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन फिर हो सकता है हजारों में आ जाए भाई। ये कूड़े के भाव पड़ा होता कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ें होती हैं, लोकेशन का फर्क पड़ता है, पॉइंट का फर्क पड़ता है, उसी तरीके से चीज़ें होती हैं सर, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी द लेंथ ऑफ द स्टिकेज, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो जो लेंथ है वो कैसी होगी, कम होगी भाई, सीधी सी बात है। फ्रेम ए इज मूविंग विद वेलोसिटी बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्टिक, सीधी सी बात है, वेलोसिटी अगर आप बढ़ाओगे भाई तो लेंथ आपको कम प्रतीत होगी, यानी बी फ्रेम में लेस देन एल आपको दिखाई देगी, लंबाई कम दिखेगी सर, ठीक है। If a system of length d0 is moving with velocity v along its length, then according to Lorentz transformation length कितनी हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, L बराबर d0 अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सर, ठीक है। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ ऑफ अ स्टिक along परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ विल बी, परपेंडिकुलर में कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि स्टिक है मेरे भाई, ठीक है। तो स्टिक क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन है या जो डायरेक्ट डायरेक्शन है उसमें क्या होगी, उसमें लेंथ आपको कम नजर आएगी, परपेंडिकुलर में क्या कुछ नहीं, जीरो नजर आएगी सर, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी जो लेंथ में कमी नजर आ रही है, अब यहां पे समझना टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉल होएगी। जैसे लोग कहते नहीं है कि अगर दो लोग हैं जिन्हें प्यार हो गया, ठीक, तो अब प्यार हो गया, तुम्हारे एक की एज 40 साल है, एक की एज 20 साल है, तो अब क्या करें भैया, सोसाइटी दिक्कत कर रही है तो 40 साल वाले को भेज दो स्पेस में। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल तो टाइम थोड़ा सा रुक जाएगा जब तक यहाँ वाले की एज बढ़ जाएगी। अब प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब थ्योरीज दी गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट दिए गए भाई। तो कुल मिला के लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन तभी मतलब अप्लाई होगा जब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट से काम करना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम डायलेशन, तो टाइम डायलेशन के लिए वही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए, इफ L0 एंड T0 आर प्रॉपर लेंथ एंड टाइम है, तब क्या होगा, L और T आर ऑब्जर्व, जो लेंथ ऑब्जर्व करी जाएगी वो कितनी होगी, तो कम होगी थोड़ी सी, तो L बराबर गामा L0 और T बराबर T0 अपॉन गामा सर, ठीक है, ये होगा। A moving watch dilates with respect to stationary watch. This is acceptable by, क्यों हो रहा है मेरे भाई, जो एक चलती हुई घड़ी है, एक रुकी हुई घड़ी में, दोनों में जो है वो डायलेशन हो रहा है, कमी दिख रही है, फर्क दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, टाइम डायलेशन के कारण सर, ठीक है। A moving watch dilates with respect to stationary watch. This is acceptable by time dilation. A moving watch, ठीक है, seems to a stationary observer, ऑब्जर्वर के द्वारा रुकी हुई दिख रही है, कैसी रुकी हुई दिख रही है, मूविंग वॉच चलती हुई, स्लो दिखाई देगी, क्यों दिखाई देगी भाई, टाइम डायलेशन, ऐसा लगेगा कि टाइम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो कंडीशन वही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव होनी चाहिए चीजें, तभी होगा सर, ठीक है। द म्यू डिके इज एक्सेप्टेबल भाई, ये भी टाइम, जितने भी डिके हो रहा है, जितनी भी कमी हो रही है, वो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो, टाइम में कॉन्ट्रैक्शन हो, जितने भी हो, वो सब क्यों हो रहा है, टाइम डायलेशन के कारण। फॉर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड्स गुड, ठीक है। अगर वेलोसिटीज आपस में तुलना आप कर रहे हो तो उनके लिए जो मोमेंटम है वो आपको कंजर्व नजर आएगा, रुका हुआ नजर आएगा। टू फोटॉन्स कम टू ईच अदर, व्हाट विल बी देयर रिलेटिव वेलोसिटी, दो फोटॉन एक साथ आते हैं एक दूसरे की तरफ, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, c होगी। एक दूसरे से दूर जाते हैं तब भी उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, c, क्योंकि फोटॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है सर, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है वेलोसिटी c की तरफ से फोटॉन की तरफ, तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, c ही होगी सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं फोटॉन। विच ऑफ दीज मटेरियल पार्टिकल्स हैव हाईएस्ट वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा, ठीक है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, नहीं सर, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होती है, फोटॉन्स की। फोटॉन्स में कोई भार नहीं होता है, वेवलेंथ की फॉर्म में चलते हैं, तरंग की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में चलते हैं, और जिसमें भार नहीं है जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी सर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इन द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेवलेंथ में यानी तरंग दैर्घ्य में, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक सेकंड में फोटोन जितनी दूरी चलता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो डेल्टा लैम्डा बराबर बी लैम्डा अपॉन सी। द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, रिलेटिविस्टिक यानी दो की काइनेटिक एनर्जी, हमने पहले बताया, तुलना का क्या, बाद वाले में से पहले वाले घटा दो, mc स्क्वायर माइनस का m0 c स्क्वायर निकल आएगी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल तो इंक्रीजेस विद वेलोसिटी, मास भी बढ़ेगा वेलोसिटी के साथ में सर, ठीक है। द इक्विवेलेंट एनर्जी एंड 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के लिए क्या, E बराबर mc स्क्वायर, लीजिए सर यहाँ पे दिखा देते हैं। 1 किलोग्राम की एनर्जी कितनी होगी, फार्मूला होता है E बराबर mc स्क्वायर, m का मान कितना हो जाएगा 1, c का मान 3 × 10⁻8 होता है, स्क्वायर करोगे 3 × 3 = 9 आएगा, 8 × 2 = 16 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा।
E बराबर mc स्क्वायर से निकल के आएगा। मास एनर्जी रिलेशन जो है यूजेस ऑफ इवेल्युएट द एनर्जी, किसका इस्तेमाल, किस एनर्जी को निकालने के लिए यूज करते हैं, तो यूज करते हैं न्यूक्लियर फिशन एनर्जी को लिए, नाभिकीय विखंडन कहते हैं सर, ठीक है। और उसके नाभिकीय संलयन कहते हैं। E बराबर mc स्क्वायर। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा होता है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो एक दूसरे के साथ में बनते हैं और या फिर विनाश कर देते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, तो 1.02 MeV ऊर्जा चाहिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। 46 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। A stone is lifted up to Mount Everest, एक पत्थर को माउंट एवरेस्ट के लिए ले जाया गया, इसका जो विराम द्रव्यमान है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरे भाई विराम द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल वगैरह चीजें जो है वो कम होने लगेंगी। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी 12 mv स्क्वायर। इतनी एनर्जी मिल जाए तो रुक जाए, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो उतनी ही एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फॉल, या उसे चलाने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी लगे तो चल पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम हाइट h, लॉस इन इट्स मास, अगर कोई h ऊंचाई से गिर रहा है तो कितनी कमी आएगी इसके द्रव्यमान में, तो mgh बटे में c स्क्वायर। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अप टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी एनर्जी चाहिए होगी किसी पार्टिकल को बढ़ा के जो है प्रकाश की चाल से चलाने के लिए, तो मेरे भाई अनंत चाहिए होगी, बहुत ऊर्जा चाहिए होगी, ऐसे नहीं चला सकते किसी को आप यार भाई। द राइट रिलेशन, वो कहते नहीं है भाऊ ये कार के लाइसेंस पे थोड़ी चलता है, इसे आप ऐसे नहीं चला सकते, इसके लिए तो अलग से ड्राइवर लाना पड़ेगा। बताना कौन सी फिल्म का डायलॉग। द राइट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v, रिलेटिविस्टिक एनर्जी E एंड मोमेंटम P, यानी एनर्जी E, वेलोसिटी v और E के बीच में क्या रिलेशन है, तो P बराबर EV अपॉन C स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी है E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कांस्टेंट रहेगी। और विच ऑफ दीज रिमेन्स इनवेरिएंट, नहीं चेंज होगी, तो 4 डायमेंशनल एलिमेंट जो होते हैं dx dy d, 4 मतलब कुल मिला x y z तो हम लोग मानते ही हैं, चौथा कौन मान लेते हैं, समय मान लेते हैं सर, ठीक है। कैसे मानते हैं क्या होता है वो कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये 53 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस दूसरी यूनिट में। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, ऐप पर देख रहे हो तो यही फाइल्स वगैरह में सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी। मन लगा के आपको पढ़ना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।